कहानी विद किशोर में हम विभिन्न प्रकार की कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे भूत प्रेत, जासूसी, अलौकिक इत्यादि। भूत प्रेत की कहानियों में हमने देखा है वहां पर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, देव देवी, झाड़ फूंक का उल्लेख होता है। लेखक रोमांच और मनोरंजन के लिए कहानी के प्लॉट के हिसाब से इनका उपयोग करते हैं, किसी प्रकार के कुसंस्कार को बढ़ावा देने के लिए नहीं। हम आशा करते हैं कहानी विद किशोर के श्रोतागण भी इन कहानियों को मनोरंजन के लिए ही उपभोग करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो मेरे लिए सबसे जरूरी हैं वो हैं आप। जी हाँ, अब समय है शाउट आउट का। पिछली कहानी पर जिन श्रोताओं ने कमेंट्स किए, मैं उनका नाम पढ़ना चाहूंगा। वाराणसी से आकाश जी, मुंबई से माधवी शुक्ला जी, भोपाल से दिव्य प्रताप जी, अमरावती से पंकज जी, बिहार से मिनती कुमारी जी, बिहार से राकेश जी। टीम कहानी विद किशोर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती है। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिए। अपना नाम बताइए और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी लिखिए। बस इतना कर दीजिए। अगली कहानी में आपका नाम लेने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो शुरू करें। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं शरदेंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर देहांतर। सूत्रधार एवं कहानी पाठ में मैं किशोर, मिसेस दास के चरित्र में तूली। लीजिए, प्रस्तुत है देहांतर। बड़े भैया ने कहा, जो लोग प्रेत योनि में विश्वास नहीं करते उनको जबरदस्ती विश्वास करवाना उचित नहीं। मैं कभी इस तरह का प्रयास नहीं करता। बस एक बार क्लब के नौकर को भांग की शरबत बनाने की फरमाइश की गई थी। हम लोग सब शरबत के आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे माहौल में जब बड़े भैया ने कहा, जो लोग प्रेत योनि में विश्वास नहीं करते, ऐसा कुछ, उस समय हम लोग थोड़ा सा डर गए, क्योंकि बड़े भैया ने जब बात छेड़ दी तो अब उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इस बीच शरबत आ गई और हम सभी ने शरबत की एक एक ठंडी ग्लास अपने हाथ में ले ली। पास में बैठे पृथ्वी ने ग्लास से एक सिप लेकर कहा, अगर सारी दुनिया किसी तंत्र मंत्र से इस शरबत के जैसे ठंडी हो जाती तो? बड़े भैया ने कहा, दुनिया का मतलब तुम क्या समझते हो? हमारे भारतवर्ष में ही अभी ऐसी जगह हैं जहां पर बर्फ गिर रही है। पिछले साल ऐसे समय में मैं पहाड़ों पर घूमने गया था। देखा, अच्छी खासी ठंड थी। मैंने पूछा, पहाड़? कौन सा पहाड़? बड़े भैया ने कहा, मान लो मसूरी या फिर नैनीताल। नाम नहीं बताऊंगा, पर ऐसी हवा बदलने की जगह नहीं है। मेरे बड़े साले साहब वहां ट्रांसफर होकर गए हैं। उन्हीं के निमंत्रण पर 1 महीने के लिए गया था। वहां पर एक घटना घटी थी। अमूल्य थोड़ा संदेह की नजर से देखकर बोला, घटना घटी थी वो ठीक है, पर पहाड़ का नाम बताने में क्या दिक्कत है? बड़े भैया ने कहा, दिक्कत नहीं है। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसके सभी कैरेक्टर अभी भी जीवित हैं, इसीलिए थोड़ा छुपा के बोलना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब घटना घट जाती है। छोड़ो सब, कहानी सुनाता हूं। हिल स्टेशन में जो लोग रहते हैं उन लोगों का रहन सहन थोड़ा सा विलायती लोगों जैसा हो जाता है। आदमी कोट पैंट पहनते हैं का जिक्र करने लगे। बोले, अरे प्रमोद, तुम लोग तो भूत प्रेत कुछ भी नहीं मानते। हमारे बड़े भैया एक पक्के भूत ज्ञानी व्यक्ति हैं। अगर तुम सबूत मांगोगे तो भी मिलेगा। प्रमोद हंसने लगा। बोला, आप एक पढ़े लिखे इंसान होके इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? बात हल्के में बोली गई थी,
फिर भी मुझे चुभ गई। मैंने कहा, पढ़े लिखे लोग ऐसी बहुत सी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो अनपढ़ लोग विश्वास करने में शर्माएंगे। जैसे कि जैसे फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस या फिर पावलोव की बिहेवियरिज्म। प्रमोद हंसने लगा। बुद्धिमान था, इसलिए बेकार के बहस में नहीं पड़ा। भूत प्रेत की बात वहीं रुक गई। मुझे पहाड़ों पर आके 2 हफ्ते बीत गए थे। पूरे आराम से हूं। वजन बढ़ता जा रहा है। कोई चिंता नहीं, पसीना नहीं, बेड में खटमल नहीं। खाना, घूमना और सोना, इन 3 कामों से समय कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। जीवन में ऐसा अच्छा समय बहुत कम आता है, हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्रमोद ने एक दिन हमें चाय पर बुलाया। मैं और मेरा साला ठीक समय पर उसके घर पहुंच गए। पता था और किसी को नहीं बुलाया गया है, लेकिन पहुंचकर देखे कि एक महिला वहां आई हुई थी। इनको पहले कभी नहीं देखा। सुंदर और लंबी सी, पर चेहरे पर थोड़े दुख की छाया। बहुत ही सीधा साधा सा पहनावा, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं था, लेकिन खुद को जतन से रखा है। शरीर देख के 20 या 21 साल की लग रही थी, शायद 2 या 1 साल बड़ी भी हो। साले साहब ने युवती को अति आग्रह के साथ कहा, अरे मिसेस दास, क्या सौभाग्य है हमारा। आपके साथ मुलाकात होगी ये तो सोचा ही नहीं था। युवती ने पलट के मुस्कुराते चेहरे से नमस्कार करके बोली, वीकली शॉपिंग करने शहर आई थी। रास्ते में प्रमोद जी से मुलाकात हो गई और वो ही मुझे ले आए। प्रमोद ने युवती से मेरा भी परिचय करा दिया। उनको देख के समझ गया कि मिसेस दास विधवा हैं। शहर से 3 मील दूर हरजटा नाम का एक ऊंचे पहाड़ का शिखर है। बहुत छोटी जगह है, बस 10-12 बंगले हैं। वहीं पर मिसेस दास एक बंगले में रहती हैं। हरजटा से गांव तक का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए जो लोग वहां रहते हैं वो बीच बीच में आके जरूरत के हिसाब से सामान खरीद कर चले जाते थे। चाय और केक के साथ साथ बातचीत चलने लगी। बातें करते करते मैंने ध्यान दिया कि मिसेस दास जैसी संपूर्ण रूप से आधुनिक महिला हैं, वैसी ही शांत और संकुचित हैं। उनके सुंदर व्यक्तित्व में एक प्रबल आकर्षण है, फिर भी उनसे ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो सकते। वो सबके साथ हंसी मजाक करती हैं, लेकिन उनके साथ हंसी मजाक करने की हिम्मत किसी में भी नहीं। मैं प्रमोद को भी देख रहा था। इतने दिन तक समझ में नहीं आया कि प्रमोद के जीवन में भी प्रेम को लेकर कोई जटिल मामला है, लेकिन अब देख रहा हूं बेचारा प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। कंपास का कांटा वैसे तो शांत रहता है, लेकिन चुंबक के करीब आने से वो बेचैन हो जाता है। प्रमोद का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसकी हर बात, हर भाव भंगिमा, हर इशारा इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि वो इस लड़की को प्यार करता है। लोक लज्जा का डर होने पर भी मन की इस अवस्था को छुपाने की क्षमता उसमें नहीं है। लेकिन मिसेस दास विधवा थी, आधुनिक, प्रगतिशील, लेकिन तब भी हिंदू विधवा। अंदर ही अंदर मैं उत्तेजित होने लगा। इस पहाड़ की ठंडी हवा में जो प्रेम कथा शुरू हुई है, इसका अंत कहाँ है? चाय खत्म होते ही मिसेस दास खड़ी हो गई। उनको हरजटा वापस जाना है। मिसेस दास ने हम तीनों को आमंत्रित करते हुए कहा, कभी आइए ना हमारी हरजटा। थोड़ी शांत है पर बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा सनराइज आप
पृथ्वी पर कहीं नहीं देखे होंगे। आइएगा। हम लोगों ने धन्यवाद कहा और मिसेस दास चली गईं। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग भी उठ गए। अतिथिगण की यथोचित खातिरदारी करने के बाद भी प्रमोद बेचैन है देखकर उसे और तकलीफ देने का मन नहीं किया। घर जाते जाते मैंने साले साहब को पूछा, क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है? साले साहब थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तो तुमने भी गौर किया लगता है। मैंने भी थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन आज आंखों से ही देख लिया। प्रमोद सावित्री से शादी करने के लिए पागल हो गया है। अच्छा, तो उनका नाम सावित्री है, तो उनके मन में क्या है? मैं जहां तक जानता हूं सावित्री का मत नहीं है। क्यों? मत क्यों नहीं है? हिंदू संस्कार या और कोई बात है? वो तो मैं बोल नहीं सकता भाई। हिंदू संस्कार भी हो सकता है या अपने मरे हुए पति के प्रति प्यार भी हो सकता है। मैंने पूछा, पति का देहांत कब हुआ था? साले साहब ने कहा, 2 साल हो गया होगा। उनके पति रेलवे में बड़े इंजीनियर थे। अचानक एक दिन ट्रेन से कट के मौत हो गई। तुम्हारे साथ परिचय था? थोड़ा बहुत। गंभीर मिजाज के इंसान थे। उम्र अंदाजन 35 के आसपास होगी। 2 साल पहले ही सावित्री से शादी की थी। मिसेस दास हर जटा में ही क्यों रहती हैं? वो घर दास का ही था, इनको मिल गया उत्तराधिकारी के हिसाब से। इसके अलावा मिस्टर दास की मौत ऑन ड्यूटी हुई थी ना, इसीलिए रेलवे की तरफ से उनको मंथली विधवा भत्ता मिलता है। उसी से उनका गुजारा चलता है। तुम्हें क्या लगता है सावित्री कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। इस उम्र में अकेली रहती है, लेकिन आज तक उनके बारे में एक शब्द कोई बोल नहीं पाया। विधवा विवाह पर तुम्हारी क्या राय है? ऐसे मामले में तो हो जाए तो अच्छा ही है। अतीत को सोच सोच के पूरी जिंदगी बिताने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे होते भी तो कोई बात थी, लेकिन सावित्री शादी नहीं करेगी शायद। इस बात को 10 दिन बीत गए। प्रमोद और नहीं आया। शायद हम लोगों ने उसके दिल की बात को समझ लिया था, इसीलिए इग्नोर कर रहा होगा। मेरा भी इस स्वर्ग से जाने का समय आ गया। मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक ऐसे समय एक दिन अचानक प्रमोद आया, शर्माया हुआ सा। 2-4 इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, मिसेस दास ने चिट्ठी लिखकर हम तीनों को हरजटा आने के लिए निमंत्रित किए हैं, सनराइज देखने के लिए। चलेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन साले साहब ने आपत्ति जताई। बोले, अगर हरजटा में सूर्योदय देखना हो तो हमको एक रात पहले वहाँ जाकर रहना पड़ेगा, या फिर रात को 2 बजे निकलना पड़ेगा। क्या ये ठीक रहेगा? प्रमोद ने पॉकेट से चिट्ठी निकालकर कहा, चिट्ठी पढ़कर देखिए, शायद मुश्किल नहीं होगी। चिट्ठी में लिखा था, आपको प्यार भरा नमस्कार प्रमोद बाबू। मुझे लग रहा है मेरे उस दिन के निमंत्रण को आप लोग मजाक समझ लिए, लेकिन मैंने सचमुच ही आप तीनों को आमंत्रित किया था। आइए ना, रात को मेरे घर पर रहकर सुबह सनराइज देखिएगा। तकलीफ नहीं होगी। मेरे घर पर 3 अतिथियों को स्थान देने लायक जगह है। कब आएंगे बताइएगा। अगर बिना बताए भी उपस्थित होंगे तो भी खुशी होगी। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। विनीत सावित्री दास। इसके बाद साले साहब को कोई आपत्ति नहीं रही। प्रमोद ने उत्साहित होते हुए कहा,
जी आज तो शनिवार है, चलिए ना, आज ही चलते हैं। 5 बजे निकले तो अंधेरा होने के पहले ही पहुंच जाएंगे। फिर तय करके हम लोग निकल गए। हर जटा का जो शिखर है वो हमारी वैली से दिखता था। सही में हर जटा नाम एकदम उपयुक्त है। जैसे ध्यान मग्न महादेव की जटा बढ़ते बढ़ते ऊपर उठी हो, उसके बीच में सफेद रंग के बंगले जटा के बीच बीच में धतूरे के फूल के समान लग रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना सुंदर नहीं था। 3 मील का रास्ता तय करने में पूरे 2.5 घंटे लगे। हम जब मिसेस दास के बंगले के सामने पहुंचे तब तक दिन का उजाला अंधेरे में तब्दील हो गया था। मिसेस दास घर के बाहर इजी चेयर पर बैठी थी। हमें देख मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। उनका ये स्वागत बहुत अच्छा लगा। सुना है आने वाली दुर्घटना अपने सामने काली छाया दिखा के अपने आने की खबर बता देती है। लेकिन आश्चर्य, उस दिन की दुर्घटना का आभास बिंदु मात्र भी नहीं हुआ। मुझे लगता है प्रमोद को भी कोई आभास नहीं हुआ था। मिसेस दास हमें अंदर ले गई। गर्म पानी से हाथ मुंह धो के ड्राइंग रूम में आकर देखा तो चाय तैयार थी। घर पर कोई पुरुष नौकर नहीं था। 2 पहाड़ी लड़कियां घर का कामकाज, खाना बनाना ये सब करके रात को वहीं सोती थी। हर जटा में अभी भी बिजली नहीं पहुंची थी। केरोसिन लैंप के मुलायम रोशनी में चाय पीने बैठे। ड्राइंग रूम के दीवार पे एक एनलार्ज किया हुआ बड़ा सा फोटोग्राफ फ्रेम करके लटका हुआ था। दूर से देख नहीं पा रहा था। चाय खत्म करके पास जाके देखा। संदेह नहीं कि ये ही मिस्टर दास हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई। ठीक से देखा। देखने में सुंदर नहीं कह सकते, लेकिन आकर्षक थे। चौड़ी ठुड्डी के बीच में निशान था। फोटो खींचते समय मुस्कुराने का जो कायदा है वो उनके होठों के किनारे दिख जरूर रहा है, लेकिन ये उनके रौबदार व्यक्तित्व को छुपा नहीं पा रहा। मन ही मन उनके कड़क चेहरे के साथ प्रमोद के नरम चेहरे की तुलना कर ही रहा था। ठीक ऐसे समय पास से एक मृदु आवाज आई, मेरे पति। देखा मिसेस दास मेरे पास आकर खड़ी हैं। उसके बाद प्रमोद भी आकर खड़ा हुआ। मिसेस दास कुछ देर फोटो की तरफ देखकर प्रमोद की तरफ देखी। उनका चेहरा शांत था। चेहरा देखकर मन की बात पता नहीं चलती। फिर भी संदेह हुआ। उन्होंने भी फोटो के साथ प्रमोद के चेहरे की तुलना की। हम वापस आकर बैठे। नारी के मन को समझना मुश्किल है, खासकर मिसेस दास के जैसे मन को। मैं मन में सोचने लगा, ये प्रमोद से शादी के लिए ना जरूर कर रही हैं, फिर भी इनके मन में प्रमोद के प्रति क्या थोड़ी भी दुर्बलता नहीं है? ये जो आज मेरे जैसे एक अपरिचित इंसान को आमंत्रित करके बुलाई हैं, क्या ये सिर्फ एक दिखावे की औपचारिकता है या फिर इसके पीछे अपने किसी खास के करीब रहने की इच्छा है? प्रमोद की हालत का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। उस दिन जैसे देखा था आज भी ठीक वैसा ही, चुंबक की तरफ आकर्षित हुआ एक कंपास का कांटा। उसका ध्यान और किसी भी तरफ नहीं था। धीरे धीरे रात गहरी हुई और उत्तर की तरफ से खूब ठंडी हवा बहने लगी। खाना तैयार होने में थोड़ा समय लगा। हम लोग खाना खाकर जब उठे तब लगभग रात के 11 बज रहे थे। मिसेस दास ने कहा, आप लोग जाकर सो जाइए, सबको 3:30 बजे उठना पड़ेगा, नहीं तो सनराइज का सौंदर्य नहीं देख पाएंगे। विचार आया कि अगर अभी सोए
तो क्या 3:30 नींद खुलेगी? अगर नींद नहीं खुली तब तो आज का ये अभियान ही बेकार हो जाएगा। मैंने पूछा, अलार्म वाली घड़ी है क्या? मिसेस दास ने कहा, नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक समय पर आपको उठा दूंगी। साले साहब ने पूछा, लेकिन आपकी नींद खुलेगी इसकी क्या गारंटी है, हैं? मिसेस दास ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं सोऊंगी, ये कुछ घंटे मैं किताब पढ़ के बिता दूंगी, मुझे आदत है। आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा। हम लोग सोएंगे और ये महिला सारी रात जागती रहेगी। अचानक प्रमोद ने उनकी तरफ आगे बढ़कर कहा, तो मैं भी जागूंगा, और हमारी तरफ देखकर बोला, आप लोग सो जाइए। मेरा मन लेकिन इस प्रस्ताव को नहीं माना। हम 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति सोएंगे और ये 2 जवान युवक युवती पूरी रात एक साथ रहेंगे। साले साहब ने समस्या का समाधान करते हुए बोला, तो क्यों ना हम सभी जागे? नई जगह पर मुझे वैसे भी नींद नहीं आती, ऐसे ही आंखों आंखों में रात बीत जाएगी। मैंने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मिसेस दास ने आपत्ति की, लेकिन हम लोगों ने सुना नहीं। सभी लोग ड्राइंग रूम में जमकर बैठ गए। 4 घंटे देखते देखते बीत जाएंगे। साले साहब ने प्रस्ताव रखा, क्यों न ताश खेला जाए, लेकिन घर पर ताश नहीं था, इसलिए वो नहीं हो पाया। शुरू में खूब उत्साह के साथ बातें शुरू हुई, जो बाद में धीरे धीरे सुस्त होने लगी। मिसेस दास एक टेकने वाली चेयर पर बैठी हुई थी। साले साहब सोफा पर लंबा होकर सिगार पीने लगे। मैं भी एक गद्देदार चेयर पर पालथी मारकर बहुत आराम से बैठा। एकमात्र प्रमोद बेचैन होकर पूरे घर में घूम रहा था। इसे उसे छू रहा था, कभी उजाले को कम कर देता, कभी बढ़ा देता। मिसेस दास की शांत आंखें उसे देख रही थी। घड़ी में 12 बजे। साले साहब उठकर बैठे, सिगार के जलते हुए भाग को एस्ट्रे पर रखते हुए बोले, अच्छा मिसेस दास, आप इस मकान में अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? मिसेस दास ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। डर? कैसा डर? मकान के ऊपर से ठंडी हवा आवाज करते हुए बह रही थी। मैंने अपनी जम्हाई को हाथ से दबाते हुए कहा, सोचिए, भूत का डर। प्रमोद मिस्टर दास के फोटो की तरफ वैराग भरी आंखों से देख रहा था। मेरी आवाज सुनते ही हमारी तरफ देखा और हमारे बीच में आकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, भूत का डर? वो क्या होता है? भूत नाम की भी कोई चीज है क्या? बड़े भैया का ये सब कुसंस्कार है। मिसेस दास की तरफ देखकर पूछा, क्या आपका भी यही मत है? वो थोड़ी देर शांत रहकर बोली, पुनर्जन्म को मैं मानती हूँ, लेकिन भूत क्या पता। प्रमोद ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, भूत नहीं होते, उस नाम की कोई भी चीज नहीं हो सकती। होता है सिर्फ वर्तमान और भविष्य। क्या ये ही काफी नहीं है? उसके चेहरे की तरफ देखा, चेहरा लाल हो गया था। प्रमोद नर्म स्वभाव का आदमी था। उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। जैसे सावित्री को कुछ कहने के लिए तड़प रहा था, लेकिन हमारे सामने कह नहीं पा रहा था। मेरा साला इस बात को समझ गया। उसने कहा, वर्तमान और भविष्य है तो भूत को होना ही पड़ेगा। हम सभी का अतीत में एक जीवन है, वही तो भूत है। तुम्हारा भी भूत है प्रमोद, इसे अनदेखा नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन मरे हुए इंसान और हम में इतना ही फर्क है कि मरे हुए इंसान का सब कुछ भूत है और हमारा थोड़ा वर्तमान और भविष्य बाकी है। साले साहब भूत और वर्तमान को लेकर जो मजाक कर रहे थे, प्रमोद वो समझ नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही फितूर सवार था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, वो हवाई बातें मुझे समझ में नहीं आती। मौत के बाद आत्मा जिंदा रहती है, क्या इस बात का प्रमाण दे सकते हैं? साले साहब ने कहा, मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता। प्रेत योनि के बारे में बड़े भैया ही जानकारी रखते हैं, प्रमाण उनसे ही मांगो। मैंने कहा, देखिए प्रमोद बाबू, जो इंसान जागते हुए भी सोने का नाटक करे उसे जगाया नहीं जा सकता। यदि आपने सोच लिया है कि मानेंगे ही नहीं, तब आपको विश्वास दिलाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहुत से बुद्धि संपन्न प्रतिभावान लोगों ने प्रेत योनि में विश्वास किया है, जैसे विलियम क्रुक्स, ओलिवर लॉज, कॉनन डायल। प्रमोद ने सख्ती से कहा, मैं विश्वास नहीं करता। यदि प्रमाण दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो चंद विलायती नाम लेकर आप मुझे काबू नहीं कर सकते। मैं थोड़ा नाराज हुआ। ठीक है, विश्वास करना या ना करना आपकी इच्छा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? मिसेस दास, आइए प्लानचेट किया जाए। वो थोड़ा डरते हुए बोली, प्लानचेट? भूत को बुलाएंगे? मैंने कहा, प्रमोद जी के अविश्वास को तोड़ने का और तो कोई जरिया नहीं दिख रहा। हाँ, आपको यदि डर लग रहा है तब रहने दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, डर नहीं लगेगा। प्रमोद की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो है, कीजिए ना। और कुछ नहीं, कम से कम समय तो कटेगा। बोलिए क्या चाहिए? मैंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पैर वाला एक टेबल मिल जाए तो हो जाएगा। तिपाया टेबल घर में ही था। मैंने कुछ शब्दों में उनको प्लानचेट की प्रक्रिया समझा दी। फिर घर में अंधेरा करके टेबल को घेर कर बैठ गए। साले साहब ने पूछा, किसको बुलाया जाएगा? मैंने कहा, किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई हो जिसे हम सभी पहचानते हों, वो ही बुलाया जाए। वैसे तो मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन तस्वीर से ही काम चल जाएगा। सभी आंख बंद करके मन ही मन उनको याद कीजिए। एक दूसरे की उंगली से उंगली को छूकर टेबल पर हाथ रखा सबने। उसके बाद हम सब ने आंख बंद करके मिस्टर दास के बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्लानचेट के टेबल में जब आत्मा का आविर्भाव होता है, तब टेबल हिलने लगता है। ऐसा लगता है टेबल की मरी हुई लकड़ी में प्राण आ गए हों और उस पर एक स्पंदन बहता रहता है। हम लोग लगभग 10 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन टेबल नहीं हिला। उसमें जीवन का संचार नहीं हुआ। तब मैंने आंख खोलकर बाकी सबको देखा, लेकिन प्रमोद को देखते ही समझ गया कि प्रेत का आविर्भाव हुआ है। टेबल पर नहीं होने लगी, हाथ पैर मारना भी कम हो गया। आधे घंटे बाद हम दोनों ने उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। तब उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़बड़ कर रहा था, शादी नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं दूंगा। साले साहब को उसके पास बिठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ गया। मैंने देखा सावित्री को होश आ गया था। मुझे देखकर डर के रोते हुए पूछने लगी, ये क्या हुआ बड़े भैया, ये क्या हुआ? महिलाओं के अंतर्मन की बातें जब सामने आ जाती हैं, तब लाज और डर का अंत नहीं होता। आंसू ही तब उनका एकमात्र आवरण होता है।
मैं मिसेस दास के पास बैठकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा। उसके बाद काम वाली लड़कियों से कहा, एक कप कड़क चाय जल्दी से बना के लाओ। उस दिन का सूर्योदय और नहीं देख पाए। 2 कमरों में 2 रोगियों को संभालते संभालते सुबह के 7 बज गए। जो भी हो, मिसेस दास तो उठकर बैठ गईं, लेकिन प्रमोद जो बिस्तर पर सोया तो उठने का नाम ही नहीं लिया। जोर करके उठाने का साहस भी नहीं हुआ। पता नहीं उठते ही फिर कौन सा कांड कर दे। इधर दिन चढ़ने लगा था। हम लोगों को लौटना ही पड़ेगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। जब दोपहर के 1 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली, तब हम बेसब्र हो गए। किस्मत से एक वृद्ध डॉक्टर हरजटा में रहते हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने जांच करके कहा, सीने में ठंड लग गई है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आज इनका बिस्तर से उठना ठीक नहीं। हमने मिसेस दास की तरफ देखा। वो अब तक पूरी तरह नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने कहा, प्रमोद जी को आज यहीं पर रहने दीजिए, आप अगर नहीं रुक पाए। मिसेस दास ने कहा। वृद्ध डॉक्टर हमारे पास ही खड़े थे और हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पास में ही रहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं या मेरी पत्नी सावित्री बेटे के घर आकर रह लेंगे। आप लोग लौट जाइए। हम लोग निश्चिंत होकर निकल गए। प्रमोद को लेकर चिंता नहीं थी। नींद पूरी होने के बाद वो पूरी तरह नॉर्मल इंसान बन जाएगा। निकलते वक्त मिसेस दास ने हम लोगों से दबी जबान में धीरे से कहा, कल रात की घटना के बारे में किसी से चर्चा ना करे तो अच्छा है। हम लोगों ने आश्वासन दिया। उसके बाद हरजटा से उतर आए। दूसरे दिन हरजटा से खबर आई, प्रमोद लौट आया है, लेकिन हम लोगों से मिलने नहीं आया। इधर मेरा समय भी पूरा हो गया था। 2 या 1 दिन में लौटना होगा। सोचा मैं ही चल के प्रमोद से मिलाता हूँ। ये सब हो जाने के बाद शायद उसे आने में संकोच हो रहा होगा। दूसरे दिन लौटते वक्त रास्ते में मैं प्रमोद के घर गया। मेन दरवाज़ा बंद था। खटखटाने पर प्रमोद ने आकर दरवाज़ा खोला। कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा था। पहले तो कुछ पलों तक मुझे देखता रहा, फिर धड़ाम से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रमोद के साथ ये ही मेरी आखिरी मुलाकात थी। दूसरे ही दिन मैं पहाड़ से लौट आया। यहां तक कह के बड़े भैया रुक गए। अब तक चांद बहुत सा ऊपर आ गया था। भांग के नशे के कारण हो या बड़े भैया की कहानी के कारण हो, हवा खूब ठंडी लग रही थी। पृथ्वी ने सवाल पूछा, तो तुम्हारी कहानी क्या यहीं पर खत्म या और भी बाकी है? बड़े भैया ने सिगरेट जलाते हुए कहा, थोड़ा सा बाकी है। महीने भर पहले साले साहब की चिट्ठी मिली। उसने एक आश्चर्यजनक खबर दी। सावित्री के साथ प्रमोद की सिविल मैरिज हो गई है। मेरा ये मानना था जो घटना घटी थी उसके बाद उनकी शादी असंभव थी। प्रमोद ने आखिर में मुझसे जिस तरह का व्यवहार किया था, मैंने उसे उसकी व्यर्थता की प्रतिक्रिया ही माना था। बाद में देखा मेरी सोच गलत सा। आप सुन रहे थे शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतरण देहांतर। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।